हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है उसको कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग रेडी हो जाइए अब पूरे मन से वीडियो को देखने के लिए अंत तक। और अगर आप इसको लाइक नहीं किए हैं अभी तो इसको लाइक करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को जिसका नाम PCM साइंस क्लासेज है। और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं पढ़ने वाले उनके साथ वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को जिसका नाम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, मज़ा आने वाला है। ट्राई करिएगा इसको सीखने का, समझने का, जैसे बताते जा रहे हैं। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जैसा कि इस चैप्टर के जो नेम है उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो छुपा रहता है, आपको कई बार बताते रहते हैं। जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो हीट का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं जिसको हिंदी में ऊष्मा भी कहते हैं। और थर्मोडायनेमिक, हीट एंड थर्मोडायनेमिक, गतिकीय, ऊष्मा एंड ऊष्मागतिकीय मतलब ऊष्मा, हीट और उसके मोशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना होता है। क्योंकि आपको पता है कि हीट एक एनर्जी का फॉर्म होता है, हीट भी एक एनर्जी जैसा होता है, एनर्जी का एक फॉर्म है, एक अलग सा रूप है जिसको हीट कहते हैं। और ये प्रोपागेट होता है, ये भी ट्रांसफ़र होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट भी ट्रांसफ़र होता है। तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन का क्या कॉन्सेप्ट है ये सब इस चैप्टर में पढ़ना होता है। जैसे अगर आप देखते होंगे डेली लाइफ में हीट को अगर समझते हैं तो कि आप देखते होंगे जैसे किचन में अगर एक कंटेनर हो और उस कंटेनर को सोर्स ऑफ हीट दिया जा रहा हो, कहीं से एक हीट इसको ट्रांसफ़र किया जा रहा हो, एक ये आपका मेन कंटेनर है, ये मान लीजिए ए है, और इसमें अगर ये हीट जा रहा है तो एक प्रोसेस से इसमें हीट ट्रांसफ़र होता है और धीरे धीरे पूरे सिस्टम में हीट जो है पहुंच जाता है और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इसके चारों तरफ हीट जो है एक प्रोसेस से ये गेन करता रहा, इससे ट्रांसफ़र होता रहा सोर्स ऑफ एनर्जी से, सोर्स ऑफ हीट से, और धीरे धीरे इस पूरे सिस्टम में हीट फैल जाता है और समय के साथ जो है ये हीट को गेन कर लेता है और उसके बाद जो है हीट का ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ए सिस्टम है कोई, तो अगर इस ए सिस्टम के साथ अगर कोई एक दूसरा बॉडी जिसका नाम मान लीजिए कि बी हो और उसको इसके कांटेक्ट में ला दिया जाए तो ये फिर यहाँ से हीट जो है ट्रांसफ़र होने लगता है इस बी बॉडी में, और तब तक ट्रांसफ़र होते रहता है जब तक कि इसका हीट इसके इक्वल ना हो जाए। और जैसे ही हीट इसके इक्वल हो जाता है तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है और उस कंडीशन को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है जिसको आप डेली लाइफ में भी देखते हैं, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे इस बात को जीरोथ लॉ के द्वारा डिफाइंड किया गया है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो जीरोथ ने क्या कहा है थर्मोडायनेमिक के लॉ को डिफाइंड करते हुए कि अगर कोई ए बॉडी हो जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किस फॉर्म में है, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है और उसके कांटेक्ट में अगर कोई बी बॉडी आता है तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन उसके तरफ होने लगेगा। कब तक होगा? जब तक वो भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, तब तक हीट ट्रांसफ़र होता है। और जैसे ही हीट जितना इसका है, इस सिस्टम ए का है, उतना सिस्टम बी का ना हो जाए तब तक हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे ही इसके इक्वल हो जाता है, मतलब ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाता है, तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है। तो जीरोथ कहते हैं कि अगर बी के कांटेक्ट में अगर कोई तीसरा सिस्टम सी रखा जाए, सी अगर कोई सिस्टम बी के कांटेक्ट में रखते हैं तो फिर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है बी से सी के तरफ। और आप समझ रहे होंगे कि ए से बी के तरफ हीट का ट्रांसफ़र होगा, फिर बी से ए के पास जाएगा, बी से सी के पास हीट जाएगा, और इस तरह से एक साइकिल तैयार होगा। ए से बी गया हीट और बी से सी के तरफ ट्रांसफ़र होने लगा। तो कब तक हीट ट्रांसफ़र होगा आप बताइए?
जब तक कि इस B का जितना थर्मल इक्विलिब्रियम है उतना C का ना हो जाए तब तक हीट ट्रांसफ़र होगा। सीधा सा बात है, यही बात जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहा गया है कि B से हीट जो है C में ट्रांसफ़र होगा। कब तक? जब तक कि ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ना हो जाए। जैसे ही थर्मल इक्विलिब्रियम गेन कर लेगा, कहने का मतलब ये कि B का जितना हीट है उतना ही C का हो जाएगा, तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है। क्लियर है? तो जीरोथ लॉ में क्या कहा गया? इसी बात को कहा गया है एक दूसरे वे से कि इफ A एंड B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड B and C are thermal equilibrium, then A and C are also must be in thermal equilibrium. Thermal equilibrium. This statement is known as zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. तो देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहा गया? अगर कोई A और B सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B और C आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। तो ये तो बहुत नोन चीज़ है जो आप समझ रहे हैं हम लोग कि क्योंकि इससे हीट ट्रांसफ़र इसमें हो रहा है, इससे इसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपस में तीनों का सेम हो जा रहा है। तो A और C का भी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे ही, क्योंकि B और C है और B और A थर्मल में है तो B C थर्मल में है, तो A C तो थर्मल में होगा ही। ये बहुत सीधा सा बात है। इसी को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है, इस स्टेटमेंट को। अब यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या स्टेटमेंट है? बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेटमेंट है, बहुत ही प्रैक्टिकल लॉ है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको भी चलिए यहाँ समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक सिस्टम है और जिस सिस्टम का नाम जो है A है, चलिए एक ही सिंगल सिस्टम है जिसका A नाम ले लिए। अब इस सिस्टम अगर है कोई तो उसका अपना एक इंटरनल एनर्जी होगा, इनिशियल इंटरनल एनर्जी तो कुछ होगा। तो मान लीजिए इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी U1 है। क्लियर है? ठीक है। अब इस सिस्टम में हम लोग हीट देते हैं। अगर इस सिस्टम को अगर एक्सटर्नल बाहर से कोई हीट दिया जाए, Q हीट, अगर इसको हीट किया जाए सिस्टम को, तो इसका जो इंटरनल एनर्जी है उसमें ये हीट ऐड हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी है और हीट भी एनर्जी है तो Q जुड़ गया, मतलब इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। जैसे ही इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है तो इसके गैस मॉलिक्यूल्स और ये सिस्टम वर्क करने लगता है। क्या करने लगता है? ये वर्क करने लगता है। वर्क को W से इंडिकेट करेंगे तो एनर्जी तो इसका U1 प्लस हीट दिए तो हीट जुड़ गया और ये वर्क करने लगा, इसके साथ वर्क होने लगा। तो ये वर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, क्योंकि वर्क सिस्टम में दो तरह से हो सकता है। एक तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो सकता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और दूसरा वर्क डन बाय द सिस्टम। दूसरा क्या हो सकता है? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही समझने का है, बहुत ध्यान से समझिएगा। दो तरह से यहाँ वर्क होगा सिस्टम पे। एक तो सिस्टम पर वर्क डन ऑन द सिस्टम, और दूसरा होगा वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब वर्क डन जो सिस्टम पर होगा, और दूसरा वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझिएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है वो पॉजिटिव साइन में होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम जो है नेगेटिव साइन के साथ होगा। क्योंकि आपको पता है कि वर्क पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है।
तो यहाँ पर वर्क नेगेटिव कब होगा, ये सेंस ध्यान रखिएगा, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे ही इस सिस्टम को हीट दिए बाहर से Q, तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाने की वजह से ये वर्क करने लगा, सिस्टम पे वर्क होने लगा, या सिस्टम के द्वारा वर्क हो सकता है, दोनों में से कोई। ज़्यादातर जो है हम लोगों को, क्योंकि ये चैप्टर आपको पता नहीं है, तो जानिए कि फिजिक्स में भी पढ़ाना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ाना है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर। और आपको हम बताएं यहाँ, तो वर्क डन जो है ऑन द सिस्टम, केमिस्ट्री में ज़्यादातर सिलेबस केमिस्ट्री में ये ज़्यादा स्टडी इसका करना है, और फिजिक्स में बाय द सिस्टम का, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इसका फाइनल जो इंटरनल एनर्जी है U2 हो चुका है, मान लीजिए U2 क्या है, फाइनल इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी, और इनिशियल इंटरनल एनर्जी यहाँ है। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी जो है वो U2 इजिकल टू U1 प्लस Q प्लस W के इक्वल आ चुका है। तो अगर U2 को इस साइड एनर्जी को भेज दें, क्योंकि ये दोनों इंटरनल एनर्जी इनिशियल है, ये फाइनल, तो U2 माइनस U1 इजिकल टू Q प्लस W हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हो जाएगा। तो ये जो है ये चेंज इन एनर्जी है, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और Q प्लस W। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम का, इंटरनल एनर्जी सिस्टम का इक्वल होता है सम ऑफ हीट एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो समझ रहे होंगे ये Q क्या है, हीट गेन और लॉस बाय सिस्टम, क्योंकि सिस्टम एनर्जी गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है। गेन करेगा तो पॉजिटिव होगा, लॉस करेगा तो नेगेटिव साइन होगा, ये ध्यान रखिएगा। W है वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब इसी तीनों के बारे में हम लोग को समझना होगा अलग अलग, कि इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम का क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो आपका हीट है, हीट को भी पढ़ेंगे, अलग से डिफाइंड करेंगे यहाँ से कि हीट क्या है। समझ में अच्छा से आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी परेशानी होता है तो थोड़ा कमेंट में आप पॉजिटिव जो है कमेंट कर सकते हैं, कोई परेशानी है तो। अब आपको कहीं पे अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको अच्छा से बताने का कोशिश किया जाएगा अगले वीडियो में, और अच्छा से, जिससे कि आपको समझ में आ सके ये बात। और ये जो W है ये वर्क है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम, जो कॉन्सेप्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। तो वर्क को अलग से अभी डिफाइंड करेंगे हम, और फिर उसके बाद एनर्जी को डिफाइंड करेंगे, और फिर इंटरनल एनर्जी को डिफाइंड करेंगे। ये एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, ठीक है। तो अलग से इस तीनों को डिफाइंड करने के बाद हम लोग थर्मोडाइनेमिक के प्रोसेस को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है, जिस प्रोसेस में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ जो इक्वेशन आया है ये इक्वेशन ही जनरल इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स का। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का यही जनरल इक्वेशन है, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। और कभी कभी कुछ लोग डेल्टा U के जगह पर डेल्टा Q लिख देते हैं, और इसके जगह पर डेल्टा U प्लस W भी लिख देते हैं, तो इससे हेडक नहीं लेना है। ये भी यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी को इंडिकेट करने लगता है, और ये जो है चेंज इन हीट को। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस सिंबल से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे अगर साइन कहीं नेगेटिव दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, क्योंकि और करके यहाँ लिख देते हैं कि डेल्टा U इजिकल टू Q माइनस W भी हो सकता है, तो चिंता नहीं करना है। अब हम लोग वर्क को डिफाइंड करेंगे अलग से, और हीट को भी डिफाइंड करेंगे, और इंटरनल एनर्जी को डिफाइंड करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और तब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं इस बात को। इतना समझ में आ गया होगा तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, ये वर्क के बारे में थोड़ा समझते हैं। वैसे तो वर्क को आप जानते हैं कि वर्क का जो बेसिक फार्मूला है, जो डिफाइंड किया गया है, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, F.ds।
तो यहाँ आपको पता होगा, इतना चीज़ तो सबको पता है कि वर्क इजिकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या वर्क इजिकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग यहाँ पे जो वर्क को इस चैप्टर में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में दो तरह से डिफाइन करते हैं, डायरेक्ट वर्क और इनडायरेक्ट वर्क से। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट वर्क और इनडायरेक्ट वर्क। तो हम लोग डायरेक्ट वर्क को अगर डिफाइन करें यहाँ पे, तो उसको डिफाइन करने के लिए एक अलग तरह से कॉन्सेप्ट को ला करके और इसको डिफाइन करते हैं। जैसे इसको हम लोग प्रेशर के फॉर्म में डिफाइन करने वाले हैं। पहले ही आपको बता दें कि वर्क को प्रेशर के फॉर्म में भी डिफाइन किया जाता है, और प्रेशर के फॉर्म में ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हम लोग स्टार्ट किए थे तो उसमें कुछ पैरामीटर थे, प्रेशर, टेम्परेचर और आगे बोलिए मास या मोल। ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, मास या मोल, ध्यान है। जिससे हम लोग पिछले चैप्टर का बात कर रहे हैं, पिछले चैप्टर गैसियस स्टेट को याद करिए, उसमें प्रेशर, टेम्परेचर, मास, पीवी इक्वल टू एनआरटी, वॉल्यूम, इसको लेकर के और वो आइडियल गैस इक्वेशन डिफाइंड हुआ था, और गैसियस स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं, उसके बाद ही तो ये चैप्टर आया है। तो इसीलिए वो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज में आएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग सिस्टम का बात कर रहे हैं और सिस्टम में गैस ही तो है। तो यहाँ पे एक बात और कि हीट एक नया चीज़ आया है, तो उसी हीट को लेकर के और यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो डिफाइंड हुआ, डेल्टा U इजिकल टू Q प्लस W, तो उसमें वर्क जो आया है इक्वेशन में, उसी को ना यहाँ डिफाइंड कर रहे हैं। अभी तो आपको बता ही रहे थे कि डेल्टा U इजिकल टू Q प्लस W, इस W के बारे में चर्चा हो रहा है। इसको दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट ही हम लोग देखने जा रहे हैं। तो कैसे वर्क को डिफाइन करेंगे, ये चीज़ें तो आपको आता है, इसी के हेल्प से डिफाइंड हो जाएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, हम एक सिस्टम लेते हैं इस तरह से, और ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, आप पहचानिएगा ये क्या है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो पहचान में आ जाएगा ये है क्या। बताइए ये क्या है। अब तक समझ गए होंगे। ये कैसा लग रहा है देखने में कैसा लग रहा है बताइए। ये वाशर है पंप करने के लिए, तो ये लग रहा है इंजेक्शन है क्या, ऐसा लग रहा है। तो आप इसको ध्यान दीजिए, इसी से हम वर्क को डिफाइन करने वाले हैं। बहुत सिंपल एक मेथड हम ले लिए लॉजिक इसको डिफाइन करने के लिए। तो ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में यहाँ क्या है, ये इतना इसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मान लीजिए ये ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इधर से एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ डॉक्टर या कोई जो सुई इंजेक्शन देने वाला है यहाँ से दबाता है कि नहीं, प्रेशर फोर्स अप्लाई करता है। तो इस एरिया से ये आगे बढ़ता है, इतना मान लीजिए ये एरिया डी है, आगे बढ़ेगा। तो क्या इसका मतलब ये हम कर क्या रहे हैं, हमको वर्क को डिफाइन करना था। तो इस तरह से एक व्यवस्था ली ताकि आपको समझ में ये आ सके कैसे ये आगे बढ़ा है। तो जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो और ये आगे बढ़ता है डी से, तो इसका मतलब क्या, प्रेशर हुआ, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या सही है? तो ये हो सकता है, ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, एक काम क्या करेंगे जी कि ऊपर और नीचे हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैथ के अकॉर्डिंग। ऊपर भी एल से डिफाइंड मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी किए, तो इससे क्या होगा फ़ायदा, इससे फ़ायदा होगा वर्क डिफाइंड होगा। और प्रेशर फॉर्म में डिफाइंड करना था, पहले ही आपको बोल रहे थे अभी। तो यहाँ से हम F इंटू एल, फोर्स इंटू लेंथ इजिकल टू वर्क होता है, एक्सटर्नल वर्क लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। और एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, बोलिए हाँ या ना, होगा। तो ये DA इंटू एल है, तो इसको हम एक काम करें, DV लिख दें, V वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम।
तो हम एक काम करेंगे कि एफ एल के मल्टीपल के जगह पर डब्ल्यू एक्सटर्नल लिख देंगे और डिवाइडेड बाय एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम लिख देंगे डी भी। तो हेंस इस तरह से हमारा वर्क डिफाइंड हो गया और जो टारगेट था जिस फॉर्म में डिफाइंड करने का वो टारगेट भी पूरा हो गया। तो यहाँ पे वर्क पॉजिटिव आया है, अगर वर्क पॉजिटिव आया है तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है। क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। और बाई द सिस्टम के लिए वर्क क्या आ जाएगा? बोलो बोलो, माइनस पी डी भी। ये हो जाएगा वर्क डन बाई द सिस्टम। अब एक बात और कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाई द सिस्टम में कॉन्सेप्ट का बात करें अगर ग्राफिकल कॉन्सेप्ट का, तो वो भी यहाँ करेंगे। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट बाई ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, देखिएगा ध्यान से। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक एक्सिस और ये दूसरा एक्सिस, एक एक्सिस प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है और दूसरा वॉल्यूम को, और ग्राफ इस तरह से दिखाया गया हो, इस तरह से एक एरो गया हो, इस तरह से। तो हम आपको बताए थे, एक बात बताए होंगे क्लास में कि वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब होता है कंप्रेशन और वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ना, मतलब एक्सपेंशन मतलब इस केस में एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब एक्सपेंशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेशन। और इसमें चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव, नेगेटिव। इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम में वर्क नेगेटिव मतलब वॉल्यूम डिक्रीजेज और यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीजेज। तो आइए देखते हैं यहाँ ग्राफ को। अगर इस तरह से आपको ग्राफ दिखे, इस तरह से हो और इसमें इस तरह से डायरेक्शन हो, तो आप क्या कहोगे? फाइनल वॉल्यूम और ये इनिशियल वॉल्यूम, ये V1 ये V2। तो चेंज इन V या DV कहें वो कितना आ सकता है? चेंज इन V या DV एक ही चीज़ है, वो इंस्टेंट चेंज है, डेरिवेटिव चेंज है, स्मॉल चेंज है और ये एवरेज चेंज है डेल्टा V। आप समझ रहे हो? तो V2 माइनस V1 क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन क्या होगा? इसका मतलब W एक्सटर्नल क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम का चेंज पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि वर्क डन आप समझ ही रहे हो कि मल्टीपल है किसका? प्रेशर और वॉल्यूम का। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम अगर आपका पॉजिटिव तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। अगर यही डायरेक्शन ग्राफ का इस तरह से होता, ये इस तरह से डायरेक्शन होता, तो फाइनल ये हो जाता, ये V2 ये V1। और V2 जो है कम वैल्यू में है और ये ज़्यादा में है, तो इनिशियल ही ज़्यादा हो जाए फाइनल से, तो आपका W एक्सटर्नल जो है नेगेटिव साइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नेगेटिव वर्क हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो गया? क्योंकि बिकॉज DV नेगेटिव। तो इस तरह से ये इतना इसको लिखिए, नोट करिए। और भी ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इस तरह से ये वॉल्यूम का एक्सिस और ये प्रेशर का एक्सिस है और ग्राफ इस तरह से हो और ये इस तरह से हो। तो इसका मतलब कि क्या है? अगर ये इनिशियल यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे ग्राफ का, ये अगर नॉर्मल यहाँ गिराएंगे और यहाँ से एक नॉर्मल इस तरह से यहाँ वॉल्यूम एक्सिस पर गिराएंगे, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं ये बाहर के तरफ ये एरो है, बाहर के तरफ है ना। नेट जो वर्क डन है वो क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। आप समझ रहे हो? बाहर के तरफ जब भी एरो देखना, सीधा मतलब बाहर के तरफ ये साइन देखना, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। तो अगर ग्राफ भी दिखे आपको कहीं ग्राफ दिखे वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव पूछे तो आप बता सकते हो। अगर इस तरह से हो ग्राफ, वॉल्यूम का एक्सिस और ये प्रेशर का एक्सिस है और इस तरह से आपका ग्राफ हो, ये इस तरह हो, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि पॉजिटिव ज़्यादा है। तो पॉजिटिव अगर ज़्यादा यहाँ पर देख रहे हो ना, पॉजिटिव ऊपर की तरफ, इधर नेगेटिव आएगा। तो ये इतना टर्म नेगेटिव, क्योंकि PV एरिया अंडर PV ग्राफ होता है। हमेशा जब एक ग्राफ देखते हैं दो एक्सिस का, तो उसके एरिया से उसके नेट वैल्यू, नेट रिजल्ट का पता लगाते हैं। तो एरिया अंडर PV ग्राफ,
इसका मतलब क्या, ये लिखने का मतलब क्या है कि अगर आपको वर्क पॉजिटिव नेगेटिव पता लगाना है तो आप एरिया देखते हो, है ना। तो यहाँ से ये ऐसे नॉर्मल डालोगे अगर एरिया पूरा, तो ये इतना पॉजिटिव है और ये इतना निगेटिव है, तो नेट आपका पॉजिटिव, तो वर्क एक्सटर्नल मतलब वर्क टन यहाँ भी क्या रहा है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है, ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा है, ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क हो रहा है। तो ये था आपका कुछ वर्क का कॉन्सेप्ट जिसको देख रहे थे, जिसका फार्मूला यहाँ डिफाइंड किए, और इसके नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट देखे, ग्राफ भी इसका ट्रेस करके उसको समझ रहे थे। तो इसको दिखा दीजिए। अगर नेगेटिव वर्क का यहाँ बात करें, हम थोड़ा सा कहेंगे आपके नेगेटिव का नहीं लिए एग्जाम्पल एक भी, अगर हम नेगेटिव का एक ग्राफ का एग्जाम्पल यहाँ शो करें तो ये इस तरह से, नहीं ये भी पॉजिटिव हो जाएगा इधर के तरफ साइन, तो ये नेगेटिव वर्क डन का ये साइन है। तो इस तरह से आप जो है इसको लिखिए अपने कॉपी पर। तो आगे हम लोग अब चर्चा करेंगे हीट का, ठीक है ना, हीट भी इम्पोर्टेंट है, तो हीट का चर्चा करेंगे, इसको जल्दी से लिखिए। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हीट को, ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि अपने हीट ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स में डेल्टा U इजिकल टू Q प्लस W है। तो इस Q के बारे में यहाँ थोड़ा समझेंगे, Q मतलब हीट को। तो हीट को यहाँ थोड़ा सा देखिए समझाया गया यहाँ कि हीट एडेड टू द सिस्टम पॉजिटिव और हीट रिलीज टू द सिस्टम नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में हीट इन कर रहा है, हीट इन माने इंटर कर रहा है, तो इंटर कर रहा है हीट तो पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे, वो पॉजिटिव होगा, हीट ले रहा है। अगर हीट आउट हो रहा है, हीट आउट फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है, तो उस समय हीट जो है घटेगा, नेगेटिव हीट साइन नेगेटिव होगा, ठीक है, ये बात कहा गया है। अब यहाँ से हीट कैपेसिटी, जो कि अभी बता रहे थे बहुत स्टार्टिंग में ही कि सिस्टम का अपना हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइंड किया गया है, तो कहा गया कि हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड राइज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई एक सिस्टम है और इस सिस्टम का हीट कैपेसिटी डिफाइंड करना है, कोई भी सिस्टम का हीट कैपेसिटी डिफाइंड करना है, तो कैसे डिफाइंड करेंगे। जैसे इस सिस्टम का अपना हीट कैपेसिटी डिफाइन करना है, तो इसका तो कुछ अपना हीट होगा ना, मान लीजिए Q हीट है। अब इसके टेम्परेचर को, चेंज इन टेम्परेचर को राइज अगर करना है 1 डिग्री केल्विन से या 1 डिग्री सेंटीग्रेड का है या 1 केल्विन से अगर राइज करना हो, किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करने के लिए जितना उसको हीट चाहिए वही उसका हीट कैपेसिटी है। मतलब इसका क्या कि अगर मान लीजिए डेल्टा T टेम्परेचर Q हीट को राइज करने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करने के लिए कितना चाहिए, तो Q बाई डेल्टा T, यही है हीट कैपेसिटी। मतलब हीट पर यूनिट चेंज इन टाइम इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो Q इज इक्वल टू C डेल्टा T हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर हम चाहें तो यहाँ इस तरह लिख सकते हैं C इज इक्वल टू DQ बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। बहुत सिंपल है, आप समझ रहे होंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को S से इंडिकेट करते हैं और कहा गया हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन ऑफ यूनिट मास ऑफ द मैटर सिस्टम इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे अगर किसी सिस्टम का मास मान लीजिए m kg है, कुछ है, तो m kg मास को का टेम्परेचर डेल्टा T, जिससे हीट जो है Q है, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि हीट को H से भी कुछ लोग इंडिकेट करते हैं, सिंपली हम लोग हीट को Q से इंडिकेट करते आए हैं। कोई दिक्कत, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। m kg का कोई सिस्टम है जिसका टेम्परेचर जिसको डेल्टा T से दिया गया, जिसका हीट पहले Q था या H भी होता है, इंडिकेट किया जाता है, तो इसका पर यूनिट मास और पर यूनिट टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचर या
1 केल्विन टेम्परेचर से हीट कितना चाहिए, तो Q/m इंटू डेल्टा टी, यही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब S इजकल टू Q/m डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये फार्मूला होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिख लीजिए। और Q इजकल टू हो जाएगा यहाँ से, और लिख सकते हैं इस इक्वेशन को Q इजकल टू SM डेल्टा टी। अगर इंस्टेंट फॉर्म में दिखाना है तो DQ इजकल टू SM DT। तो इसको लिखिए, ये काम आने वाला चीज़ है, आगे काम आएगा। अब यहाँ के बाद हीट को भी इतना ही में डिफाइन कर लिए। एक और चीज़ यहाँ पे आपसे जो है पूछा जाता है, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी सिंपल ये भी कहते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग Cm से इंडिकेट करते हैं। और ये क्या है, चलिए डिफाइन करते हैं इसको भी। इसमें ये कहा गया है मोलर हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हुए कि Q इजकल टू, क्योंकि मोल का बात होगा, N मोल है और डेल्टा T टेम्परेचर का चेंज और ये Q हीट है, तो पर यूनिट मोल टेम्परेचर पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री या 1 केल्विन से राइज करने के लिए कितना हीट चाहिए, तो Q/n डेल्टा T, यही है मोलर हीट कैपेसिटी। समझ गए होंगे, सिमिलर डिफाइंड किया गया। और Cm इजकल टू आ गया फार्मूला यहाँ पर Q/n डेल्टा T, N मोल है, और Q इजकल टू हो जाएगा Cm या NCm डेल्टा T। ठीक है, ये भी हो जाएगा इक्वेशन, और है ये, तो इस इक्वेशन को भी ढाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मोलर हीट कैपेसिटी ये यूज करेंगे हम लोग जब प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होंगे, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का जब एप्लीकेशन करेंगे तो इन सब चीज़ों का यूज किया जाएगा। इसको लिखिए, एग्जाम में भी ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ये सब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सब कुछ ध्यान रखना है। अब यहाँ से इंटरनल एनर्जी को हम लोग देखेंगे, इसको नोट करिए जल्दी से, तो हम लोग इंटरनल एनर्जी को समझेंगे। तो चलिए इसको लिखिए। तो यहाँ देखिए इंटरनल एनर्जी को भी समझ लीजिए थोड़ा सा, ये थोड़ा डिफिनीशन बेस्ड है ये इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी तो आप समझते भी हैं, वैसे यहाँ पे हम डिफाइंड किए हैं इसको, तो इसको थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। इंटरनल एनर्जी कहा गया कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम या इन ए सब्सटेंस ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन क्लोज सिस्टम के लिए कहा जा रहा है, इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। मतलब एनर्जी स्टोर होता है सब्सटेंस का, जब स्टोरेज हो रहा होता है और उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है एनर्जी का एक कांस्टेंट वॉल्यूम या टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर पर किसी क्लोज सिस्टम के लिए, तो उसी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे इंटरनल एनर्जी मतलब कोई सिस्टम है, इसमें बाहर से हीट आ रहा है, इसमें जो है उसका सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है वो, और एक कांस्टेंट वॉल्यूम है, क्योंकि क्लोज सिस्टम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा ही, और इस कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ बात हो रहा है, इसमें जो है सब्सटेंस जो है आ रहा है ड्यूरिंग, तो इसको हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं, सिस्टम के अंदर जो स्टोर हो रहा है एनर्जी। ठीक है, यही है इंटरनल एनर्जी। और अगर इसको अल्टरनेटिवली देखो तो कहा गया कि सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस ऑन मॉलिकुलर स्केल इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। क्लियर है, मतलब कि वो इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हुए कहा गया कि वो जो टोटल इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी है, वो बहुत सारे एनर्जी का एक सम होता है। जैसे बहुत सारा एनर्जी हो सकता है ER प्लस ET, EV, और बाइंडिंग एनर्जी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना टाइप का एनर्जी है उसका सम ही इंटरनल एनर्जी है। क्लियर है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ लाइन लिखा गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है तो सुनाई तो दे रहा होगा, कहा जा रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी का डिफाइन नहीं किया जा सकता, ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेटेड, केवल एनर्जी का चेंज ही कैलकुलेट किया जा सकता है, वो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के हेल्प से। क्लियर है। और इस तरह का अगर आप
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो तो आप जान जाओगे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, ऑन द सिस्टम के लिए है, ऑन द सिस्टम के लिए। साइन नेगेटिव देखो तो बाय द सिस्टम, क्या बाय द सिस्टम, क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने थर्मोडायनेमिक इक्वेशन के एप्लीकेशन के तरफ। तो एक नया हेडिंग देना होगा यहाँ, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का एप्लीकेशन करेंगे और इस एप्लीकेशन में प्रोसेस चलता है, प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन एक प्रोसेस पर वर्क करता है और कितना प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, कितने हैं प्रोसेस यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक 5 प्रोसेस है बाबू, कितना प्रोसेस, 5 प्रोसेस। और वो पांचों प्रोसेस को लिख लो, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आज इतना ही रोक देंगे। इस हेडिंग को देना एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक के प्रोसेस 5 हैं, प्रोसेस कितना है थर्मोडायनेमिक के 5, याद रखना कौन कौन सा यहाँ लिख देते हैं। और प्रोसेस का पूरा जो कॉन्सेप्ट है और जो उसका मीनिंग है, जो उसका फार्मूला है कंडीशन के साथ, वो सब अगले वीडियो में जाएगा। तो अभी ध्यान देना है, रुके रहना है, देखना है। फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट कहा गया आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद है आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस, दिखाई दे रहा होगा नहीं दिखाई दे रहा होगा तो सुनाई दे रहा है तो लिखना है कॉपी पर। आइसोकोरिक पहला, दूसरा आइसोबारिक और तीसरा प्रोसेस क्या है, सोचो सोचो, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। और चौथा प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक है, क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस। सर बहुत छोटा लिख रहे हैं तो बोल रहे हैं ना, सुनाई तो दे रहा होगा, दिखाई भी देगा अगर ध्यान से देखोगे तो, एडियाबेटिक प्रोसेस। और पांचवा प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक, CYCLIC, साइक्लिक प्रोसेस। तो ये 5 प्रोसेस है जिसको हम डिफाइन करेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए ये रह जा रहा है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिफाइन करेंगे। तो अगले क्लास का वेट करिए। इतना समझ में आया है, अगर आया है तो यस लिखिए कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। आज के लिए इतना ही, समय तो लगेगा ही, ध्यान से समझना है और पढ़ना है, सीखना है तो समय तो लगेगा ही, बार बार कहते हैं इस बात को। और समय भी है हम लोगों के पास, कोई जल्दबाजी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे का एक्सप्लेनेशन होगा। अगर वीडियो में बनाए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्लास में मिलेंगे तो वहाँ बता देंगे ये सब। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, या अगले क्लास में कहना ठीक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और तो इसके बाद का ये जो प्रोसेस है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, साइक्लिक, ये सभी प्रोसेस को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के हेल्प से डिफाइंड करेंगे और समझेंगे, ग्राफ भी बनाएंगे और इसी पर बहुत सारा क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर। और फिर एक बार लास्ट में कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।